इन दिनों में कुछ यूट्यूबर्स विवाद में आए हुए हैं। उनकी बोली हुई बातें मैंने सुनी, वो क्लिप्स भी मैंने देखे जब वो घटनाएं घटी। मैं पर्सनली वो सब चीज़ें तो पसंद नहीं करता। सार्वजनिक जीवन में इस तरीके से क्या मतलब उठता है कि आप अपने माता पिता के लिए भी ऐसी बातें बोलो, या एक लड़की उसमें ये बोलती है कि तेने जब बाहर निकला तब अपनी माँ की वेजिना देखी, तो उसके बाद कब देखी। अब ये तो भद्देपन की या ओछेपन की सीमा ही लांघ गया। और वो लड़की ने बोला तो उनके कोई ऐसा सिस्टम है शायद कि उस पर फूल बरसाए गए और वो खड़ी होकर, मतलब कोई जीती थी। मतलब आपने ऐसी गंदी और भद्दी बात बोली तो बड़ा जय जयकार हो रहा है। सार्वजनिक जीवन में ये मानसिक विकृति कहना पड़ेगा, ये कोई मनोरंजन नहीं है। ऐसा मनोरंजन नहीं होना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है। और मान लो कि चलो ठीक है, सेक्स के अराउंड ही मजाक करनी है, वो भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, तो कर लो ना। उसमें माता पिता के ऐसे थोड़े से जो अच्छे अलग टाइप के रिश्ते, उनको लाने की क्या ज़रूरत है। ये क्या उसके बिना मजाक नहीं हो सकती। तो मुझे याद आया, सालों पहले जब मैं पूना में था तो वहाँ पे वैरायटी शो होते थे। तो मैं तो कभी खैर ऐसे सब चीज़ों में सहभागी नहीं हो पाता था, नहीं मेरा कोई रस था। लेकिन एक मेरा मित्र था, उसकी वजह से मैं कभी कभार रुका हूँ तो देखता था। तो स्टेज पर जो गुंडागिर्दी मैंने देखी, जो अश्लीलता मैंने देखी, जो भद्दापन मैंने देखा, वो अजीब लगता था। मैंने ये सवाल उठाए भी, पर सुने कौन। वहाँ तो सारी एक थैली के चट्टे बट्टे थे, व्यवस्थापक भी और नीचे वाले भी। अब अश्लील और भद्दे चुटकुले स्टेज से सुनाना, और कई बार तो एक्शन करके भी, ये तो। और वो भी ये तो ओशो आध्यात्मिक ना भाई, धार्मिक है। और मान लो कि ओशो ने अपने प्रवचनों में चुटकुले सुना है, यस सुना है ओशो ने, लेकिन क्या हमारा स्तर वैसा हुआ कि हम काम से ऊपर उठ चुके हैं, कामुकता से ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि ओशो जब कुछ सुनाते हैं तो वहाँ एक निर्दोष चित्त है, एक भोलापन है। वहाँ कामुकता तो कम से कम जरा भी नहीं, मजाक है लेकिन कामुकता नहीं। यहाँ तो जो कुछ करते हो उसी में कामुकता आ जाती है। तो जब सेक्स के चुटकुले सुनाओगे, सेक्स की बातें करोगे, अब एक बूढ़ा आदमी स्टेज पे खड़ा होके हाथों को हिला हिला के, सब छोटी छोटी लड़कियां मेरे पास आ जाओ मेरे पास, अब उम्र भी बता रहा था वो। लेकिन इसी तरीके की हरकतें मैंने सालों तक होते देखी। एक अश्लीलता, एक भद्दापन, एक घटियापन। अजीब लगता था मुझे, उस वक्त भी अजीब लगता था। अब ये हो सकता है कि चलो ठीक है भाई, ये तो हमारी इंडियन कंडीशनिंग है, सो व्हाट। अब ये तो कोई तर्क दे सकता है कि जो बाहर जो लोगों ने, लड़कों ने बोला, वो कहेंगे भाई ये तो तुम्हारी इंडियन कंडीशनिंग है, ऐसा हम तो बोलेंगे। तो अरे कोई तर्क होते हैं क्या भाई। जिस जगह पे हमने ऐसे ऐसे अद्भुत कलाकारों को सुना, हरिप्रसाद चौरसिया, जगजीत सिंह, जसराज जी, और
कैसे कैसे अद्भुत नृत्य देखे, कार्यक्रम देखे, ओशो को देखा, कितना न भाव के तल पर हम पवित्र हुए, पावन हुए और उच्च स्तरीय हुए। और फिर जब गुंडे टाइप के फूहड़, अश्लील और कामुक लड़के सेक्सुअल मजाके करते थे, सेक्सुअल हरकतें करते थे, ये अधिकार किसने दिया कि फूहड़ लोग, गुंडे लोग तो कुछ भी करें वैरायटी शो के नाम पे और हम लोग बस बर्दाश्त करें? और ये सालों साल चला, सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता और नग्नता और फूहड़ता। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस काम के बहाने कि किसी चीज की पवित्रता को कैसे हर आयाम से नष्ट किया गया, भ्रष्ट किया गया, विकृत किया गया, दूषित किया गया। सुनते हो ना हरिप्रसाद चौरसिया को, लो अब सुनो माँ बहन की गालियाँ स्टेज से, तुम्हारी औकात ये है। और कोई क्यों नहीं बोल पाता था? क्योंकि मालिक का मालिक कौन? जो इवेंट का काम देखने वाले साहब थे, उनके खिलाफ तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो बोल दे। किसी मीटिंग में विचार ही नहीं रखते तो उसके बारे में कोई दूसरा विकल्प की तो कोई आशा ही नहीं की जा सकती। और वो जो लफंगे थे वो सब साहब के प्रशय में सारा काम कर रहे थे। तो यस, अब एक मेरी मित्र थी, फ्रांस से थी वो, और काफ़ी सुंदर थी। और उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ था कि उसके भाई की अचानक मृत्यु हो गई थी, थोड़ी भावुक थी। तो आई हुई थी पुणे में, मेरे से मित्रता हुई। एक दिन वो मेरे कमरे में आई वाइट रोप में जाने के पहले, तो बुरी तरीके से रो रही थी। तो मैंने कहा कि क्या हो गया, क्यों रो रही है? तो बोले कि यार दरवाजे में घुसो और तुम्हारे ये लफंगे पीछे पड़ने शुरू कर देते। क्या मैं यहाँ सेक्स करवाने आई हूँ क्या? बोले सुबह से शाम यहाँ तो अपने को बचाते ही फिरो, चारों तरफ से ये लोग नोच रहे, खसोट रहे। तो मैंने लेके उसको कहा कि साइलेंस का बेच मिलता है, वो लगा लिया कर, फिर तेरे को कोई परेशानी। तो उसने बहुत गुस्से में मेरे को जवाब दिया कि क्यों लगाऊं मैं साइलेंस का बेच यार, गुंडागिर्दी वो करे, लफंगई वो करे, मैं लगाऊं साइलेंस का बेच? लेकिन उन लफंगों के खिलाफ बोले कौन, कैसे बोले? साहब का प्रश्न था पूरा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चीजों को बहुत अश्लील किया गया। और जब पहले ही तो थोड़ा सा ओशो का नाम बदनाम ही है सेक्स में लेके, भले ही ओशो ने ये कहा कि भाई मुझे पसंद नहीं कि मेरा नाम सेक्स से जोड़ा जाए, किसको पसंद होगा? और उसके लिए उनने बातें भी बताई, लेकिन कृत्यों में तो जो वहाँ व्यवहार हो रहा था लफंगों से, वो तो वहाँ सेक्स का अड्डा बना दिया था उसको, कि यहाँ सिवाय सेक्स के तो कुछ नहीं हो सकता। वो होता है, आ भर जाए कोई लड़की, बैठे रहते थे ताक में सारे तरफ से गिद्ध। तो यस, ओशो के आसपास हमने बहुत चीज़ें होते देखी, लेकिन ओशो केंद्र में होते फिर चीज़ें कट रही थी बहुत सारी। एक तो फ़र्क ये था। फिर इन लफंगों ने और इनके प्रशयदाताओं ने लफंगई को, सेक्स को, कामुकता को केंद्र में कर दिया, ओशो परिधि पे आ गए। ओशो के नाम का उतना ही उपयोग किया जा रहा था जितना उपयोग उनकी लफंगई के लिए ज़रूरी था।
तो यस, मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक जगह की आध्यात्मिक पवित्रता को, शुद्धता को बहुत ही गंदे ढंग से दूषित कर दिया गया। और ये बहुत बड़ा कारण हुआ कि अनेक लोगों ने वहाँ आना बंद कर दिया, क्योंकि वो सेक्स के लिए तो कोई वहाँ नहीं आ रहा है ना। वो तो कहीं भी मिल जाता है आजकल, बड़ी आसानी से मिल जाता है। यही सब करना हो तो उसके लिए वो इतने बड़े हवाई फेयर देगा, आने जाने की दिक्कतें देखेगा, खाना पीना किराए ये वो सब, और सब जाके वो सब। यस, और उसमें सुधार के लिए कोई सुनने को तैयार ही नहीं था कभी भी। मान लो कि कभी कोई बात करो भी तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे पता था कि वो मेरी फ्रेंच महिला मित्र को, मेरे को पता था कि मैं अगर किसी को कहूँगा भाई कि जाके बात कर यहाँ के जो लोग हैं उनसे, तो मुझे पता था कि उसको टका से जवाब दिया जाएगा कि हाँ तो ऐसे ही होगा, आना तो आए नहीं तो अपने घर रहो, ध्यान करना अपने घर रहो, खुशों को सुनना है घर रहो यहाँ। तो यस, मैं आज मानता हूँ कि निम्न स्तरीय गंदगी और अश्लीलता को तो आज भी भारत स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त निर्देश दिए। और मैं उससे सहमत हूँ। आपकी सेक्सुअल मजाकों के लिए माँ बाप जैसे पवित्र रिश्ते को भी अगर उस गंदगी में आप खींच के लाते हो तो ये मानसिक विकृति, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। अब ओशो के संदेश को अगर आप कामुकता के लिए उपयोग करते हैं तो ये तो गंदगी होगी। हाँ, ओशो हैं, फिर ओशो पूरा जीवन को स्वीकार है, तो उसमें बहुत चीज़ें आ रही। वो तो हमने ओशो के पास एक संपूर्ण जीवन का स्वीकार देखा। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के या दो चीज़ को पकड़ के अगर आप वहाँ के उस पूरे माहौल को गंदा करते और भद्दा करते, तो ये विचार का विषय तो होता है, होना चाहिए। पर बोल लो किसको पड़ी है, किसको पड़ी, ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।